तो मैंने 4 चुनाव लड़े, तो 4 चुनाव मैंने नहीं लड़े, जनता ने लड़े। आपने धोद विधानसभा में अब तक कौन कौन से मुख्य विकास कार्य कराए? कि भाई हम क्षेत्र में विकास करें, हम कोई जनता पर कोई एहसान भी नहीं करें। जो भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका ये कायदा भी होता है कि उस क्षेत्र का विकास करे। लगभग इसके लिए 256 करोड़ रुपए की योजना दी है। जनता मेरे को जिता दिया तो ये जनता की ड्यूटी है, मेरे को जिता दिया, अब काम करना मेरा धर्म है। तो ये विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति भारत में जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी हो, यदि उसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा देंगे तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। जो पहले ये कहते थे कि नालंदा, तक्षशिला हमारे जो विश्वविद्यालय, वहाँ पर 20-20, 25-25 हजार लड़के पढ़ते थे, तो आज हमारे वहाँ पर ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 30-30, 40-40 हजार बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं। ये हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब हम एकजुट होकर काम करें। विपक्ष का यह कहना है कि भाजपा केवल बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाजपा वादे नहीं करती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल और मैं हूं सोनिया कौशिक। आज हमारे साथ हैं सीकर जिले के धोद विधानसभा सीट से भाजपा के लोकप्रिय विधायक श्री गोवर्धन सिंह जी। आज के इस विशेष साक्षात्कार में हम जानेंगे इनके राजनीतिक अनुभव, क्षेत्र में किए गए कार्य, जनता की प्रमुख समस्याएं और भविष्य की योजनाएं। गोवर्धन जी, हमारे न्यूज चैनल बतंगड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको हमें समय दिया। सर, आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब और कहां से हुई? हमारी राजनीतिक, वैसे तो क्या है कि वो कहते हैं ना, खेल खेल में सब कुछ हो जाता है जी। और मैं 1997 में एबीपी से श्री कल्याण कॉलेज से वहाँ से चुनाव लड़ा था जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद में 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी का धोद पंचायत समिति का पहला प्रधान बना बीजेपी से। और उसके बाद में पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेरे को अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा स्नेह दिया, और उसी का कारण रहा कि मेरे को 2008 में टिकट मिली थी जी। तो 2008 में टिकट मिली तो उस समय सबसे ज़्यादा बीजेपी की वोट, अधिकतम वोट आए। मैं चुनाव हार गया था लेकिन उस समय मेरे 32,000 वोट आए थे जी। तो बीजेपी वहाँ पर कभी जीती नहीं थी। और लेकिन 32,000 वोट आने के बाद में मैं वापस उस फील्ड में, क्योंकि जनता के साथ में लग गया जी। तो जनता ने मेरे को कहा कि भाई आप यहाँ से लगे रहो। तो मेरे को वापस 2013 में मेरे को वापस से टिकट दी तो वहाँ से मैं 46,000 वोटों से वापस जीत गया। बीजेपी का मैं पहली बार वहाँ पर एमएलए बना, पहली बार प्रधान बना, पहली बार एमएलए बना। हालांकि जनता का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि एक मेरे जैसे व्यक्ति को, कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देना और वहाँ से प्रधान बनना और फिर एमएलए बनना, क्योंकि वहाँ से उस क्षेत्र से कम कमल का फूल खिला, तो ये लोगों की ही आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह रहा है। फिर उसके बाद में मैं 2018 में चुनाव लड़ा तो उस समय मैं चुनाव हार गया था, लेकिन फिर पार्टी ने और लोगों ने मेरे पे फिर से विश्वास किया और 2023 में मेरे को वापस टिकट मिला और लगभग मैं 13,500 वोटों से वहाँ से फिर से जीत गया जी। तो मैं दूसरी बार विधायक जी। सर, विधानसभा विधायक बनने से पहले आपका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन मेरा वैसे देखे तो, क्योंकि कोई विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में कोई नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र में कोई है ही नहीं हमारे में। तो हम तो एक किसान परिवार से हैं, हमारा काम केवल कृषि करना और पशुपालन, यही हमारा काम है जी। तो सामाजिक जीवन में विशेष कुछ नहीं कह सकते हम। केवल मैं एक पढ़ाई के साथ साथ में एक विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया और विद्यार्थी परिषद के लिए काम करता था, वो एक अलग बात है। बाकी वैसे कोई कार्य से नहीं रहे जी। सर, धोंद क्षेत्र की जनता ने आपको दोबारा चुना, इसके पीछे विशेष कारण क्या रहा? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं, लेकिन लोगों का बहुत बढ़िया स्नेह रहा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 4 चुनाव जो कोई व्यक्ति लड़ता है तो वो बहुत, जो बिरला व्यक्ति होता है वही लड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने 4 चुनाव लड़े तो 4 चुनाव मैंने नहीं लड़े, जनता ने लड़े, और चारों चुनाव ही जनता ने ही लड़े।
क्योंकि मेरा उसमें कोई पैसा नहीं लगा। पार्टी के द्वारा कुछ लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोग, पार्टी के द्वारा सहयोग और हमारी जनता के द्वारा सहयोग, इन सब की वजह से ही ये 4 चुनाव लड़ पाया। नहीं बाकी तो ऐसा संभव नहीं होता कि 4 चुनाव लड़ भी ले। जी सर, आपने धोद विधानसभा में अब तक कौन कौन से मुख्य विकास कार्य कराए? देखिए, हमारी विधानसभा धोद में, क्योंकि हो सकता है कि जो भी जनप्रतिनिधि था सब अच्छे करने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन मैंने जैसा हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी के सहयोग से जो काम किए हैं शायद इतिहास में नहीं हुए। 2013 से 18 माननीय वसुंधरा राजे जी थे जी, तो उस समय हमने लगभग हमारे क्षेत्र में 650-700 किलोमीटर सड़कें नई और पुरानी बनाई जी, तो उससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। और वही कारण रहा कि मेरे को, जो मैं दूसरे चुनाव में अभी जब गया मैं 2023 में, तो उस सड़कों की वजह से मेरे को काफ़ी फायदा भी मिला। लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी कि भाई हम क्षेत्र में विकास करें, हम कोई जनता पर कोई एहसान भी नहीं करें। जी, जो भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका ये कायदा भी होता है कि उस क्षेत्र का विकास करे। जी, तो हमने उस समय इतनी सड़कें बनाई और हमें लगभग 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हमें उस समय मिली थी जी, एक साथ में 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना बहुत बड़ी बात होती है। जी, इसके अलावा हमारे गौरव पथ है, चिकित्सा क्षेत्र में है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के बहुत सारे ऐसे काम हुए जो उस समय मैं सोचता हूँ कि उस नींव के पत्थर साबित हुए। और अब की बात करें हम 2023 से, तो मैं सोचता हूँ कि इतने काम तो पहले कभी हुए ही नहीं। जैसे कि हमें एक छोटा सा, हमारा जो धोद विधानसभा के नाम से विधानसभा जानी जाती है, और उसका जो धोद गांव है जी, वो केवल ग्राम पंचायत थी, उसको नगर पालिका माननीय हमारे भजन लाल जी शर्मा के द्वारा हमें दी गई। उसके अलावा वहां पर हमें कॉलेज, जो हमारे कई सालों से मांग थी, हमें कॉलेज मिला है। इसके अलावा हमारा उस समय हमें माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा हमें प्याज मंडी भी जो रसीद बरामद देगी, वो मैं सोचता हूँ कि उत्तर भारत की राजस्थान में एक यूँ कह सकते हैं कि बड़ी प्याज मंडी है, क्योंकि प्याज मंडी हमारे यहाँ नहीं है, तो वो हमें प्याज मंडी भी दी गई। उस प्याज मंडी को अभी माननीय भजन लाल जी के द्वारा उसको कर्मोन्नत किया गया जी, और इसके अलावा हमें उप जिला अस्पताल अभी दिया गया है, जो क्षेत्र की मांग भी थी। लेकिन इतने बड़े काम करना, मैं सोचता हूँ कि कोई, और वो भी चुनाव के बाद, चुनाव जब आते हैं तो उस समय किया जाता है। बिल्कुल, ये तो हमें मतलब तुरंत प्रभाव से पहले ही साल में कोई काम देना, तो ये दर्शाता है कि हम कटिबद्ध हैं जनता की सेवा के लिए, बिल्कुल, और सरकार कटिबद्ध है। माननीय भजन लाल जी को हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोई चुनावी घोषणा नहीं की, ये एक्चुअल में जनता को फायदा पहुंचाने के लिए कि भाई पहले दफा आते ही उन्होंने इतने बड़े काम करवाए हैं, तो इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाकी तो काम तो देखो, क्योंकि जब तक सृष्टि चलती रहेगी तो काम बहुत सारे हैं, बाकी भी हैं और होते भी रहेंगे, बहुत सारे काम आते भी रहेंगे। जी, आपके क्षेत्र में अभी भी कई जगह पानी की समस्याएं बहुत हैं, इस पे आप क्या कर रहे हैं? पानी की, पीने की समस्या या बारिश की समस्या, दोनों प्रकार की है। हाँ, दोनों समस्याएं बताओ। दोनों प्रकार की समस्या। देखो, बारिश तो एक ऐसी है, बारिश तो आती है तो समस्याएं कई बार हर क्षेत्र में चली जाती है, सब जगह जाती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में दो तीन जगह बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर पानी की समस्या अभी बारिश का पानी है। जैसे एक नानी बीड़ का पानी है जी, तो वो पानी निकल के और नेशनल हाईवे पर चला जाता है। तो हम माननीय हमारे जो भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हमें लगभग इसके लिए 256 करोड़ रुपए की योजना दी है। 256 करोड़ रुपए उस पानी को यूटिलाइज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका ड्रेनेज किस प्रकार से कर सकते हैं, जमीन का जल स्तर हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उस पानी का सही जगह उपयोग होगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक स्थायी समाधान 50 साल के लिए हो जाएगा जी, एक हमें अभी जो सालासर के लिए जो यात्री जाते हैं जी, तो हमारा, क्योंकि शेखावाटी में विशेषकर खाटू श्याम जी बाबा और सालासर बिल्कुल, जीण माता जी, ये हमारे शाकंभरी माता, ये 3-4 ऐसे सर्किट है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन अब जो खाटू श्याम जी जाते हैं वो सालासर जाते हैं, तो सालासर के बीच में जो अभी 2 जगह यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो पूरी सड़क पे वहाँ पर पानी पड़ा रहता है, वहाँ पर निकल भी नहीं सकते। एक अल्टरनेट व्यवस्था वहाँ कर है कि भाई हम
सीधा सालासर वहाँ से न जाकर और एक रूट जो लक्ष्मणगढ़ होते हुए जाता है वो बराबर भी पड़ता है, लगभग 6-7 किलोमीटर का फर्क, लेकिन वहाँ पर चला जाता है तो उसको दुविधा होती है। लेकिन हम इसके लिए भी हमारी दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें इसके लिए भी 40 लाख रुपए अभी स्वीकृत किए हैं। जी। पीने के पानी की समस्या की ये है कि हमारे क्षेत्र में अभी पूरा क्षेत्र वैसे ड्राई जोन सा ही है। पानी जो ग्राउंड लेवल जो नीचे का पानी है वो पीने का पानी बहुत कम हो गया है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर पीने का पानी बड़ी समस्या गर्मियों में रहती है, और यमुना जल का पानी हमें मिल जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। तब तक हमें स्थायी समाधान इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक गांव में 3 ट्यूबवेल बनाते हैं तो वहाँ पर 2 सूखी निकलती, एक में पानी निकला। सरकार भी कितना क्या कर सकती है। हमारे जो माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी हमें काफ़ी ट्यूबवेलें दिए, सरकार हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार कितना कर सकती है, हम जब ट्यूबवेल लेते हैं तो वहाँ पर ट्यूबवेल सूखी निकल जाती है। तो पानी की समस्या बहुत है, और मैं सोचता हूँ कि इसका स्थायी समाधान जब तक हमें इंदिरा गांधी नहर, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, यमुना जल पानी, ये जब तक वहाँ पर हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जी। सर, क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको सरकार ने असहमति महसूस हुई हो? देखिए, हाँ, सरकार के प्रति हमारी कोई असहमति कभी भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं दो बार जीता हूँ, तो 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में ही रहा हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जहाँ पर मोदी जी जैसे नेतृत्व करते हैं और हमारे यहाँ पर भजन लाल जी नेतृत्व करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी मैं सोचता हूँ कि विश्व में कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने लिए न सोच के राष्ट्र के बारे में सोचे, और यही मैं सोचता हूँ कि हमारी पार्टी की खूबी है जी, जिसके कारण से पूरा हमारी जनता इसको मानती है। एक आदर्शवादी पार्टी है और एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके साथ में कोई मतभेद होना या भेद होना वो ऐसा संभव है भी नहीं। जी सर, शिक्षा युवाओं और महिलाओं के लिए आगामी योजनाएं। देखिए, क्योंकि आज का जो समय है, क्योंकि हम पहले भी कहते थे कि शिक्षा हमारे लिए जीवन को संवारने के लिए अत्यंत आवश्यक है जी। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और शिक्षा वो धन है जो किसी में बांटा नहीं जा सकता, इसलिए शिक्षा होना अति आवश्यक था। हमारे शेखावाटी बेल्ट में यूँ कह सकते हैं कि हमारे निजी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हालांकि हमें हमारी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें हमें कमियां हुई है, लेकिन निजी क्षेत्र के कारण से शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है जी। आज हमारे चाहे जेई हो, एनआईटी हो, या हमारे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो हमारे उस शेखावाटी बेल्ट से बहुत सारे बच्चे आगे आए हैं। शेखावाटी बेल्ट से सर आर्मी में बहुत सारे हर क्षेत्र में। हाँ, आज हमारी चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे हमारे बेटे हो, हमारे सब ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, लेकिन फिर भी बहुत सारा भी करना बाकी है। हम यूँ देखें तो जब सरकारी की हम सेवा की बात करें या सार्वजनिक जीवन की बात करें तो हमारा ढांचा बहुत कमज़ोर कह सकते हैं। उसमें हम जनता और कर्मचारी सब शामिल नहीं हो कह सकते हैं। जी। क्योंकि आज हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखें तो बहुत ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पर 10 बच्चे हैं वहाँ पर 4-6 अध्यापक लगे हुए हैं, तो स्थिति बहुत दयनीय है। स्कूलों की भी कुछ विशेष नहीं और है। बाकी यूँ कह सकते हैं कि जब सरकारी टीचर बनता है तो 1000 में से मैं सोचता हूँ कि शायद एक बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। तो इतना टैलेंटेड वहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी उस शिक्षा के क्षेत्र में जाने के बाद में, सरकारी सेवा में जाने के बाद में जो मेहनत होनी चाहिए समाज के प्रति, क्योंकि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को कौन देखता है, मैं क्या हूँ। सर इसके पीछे क्या कारण है? जैसे आप कह रहे हैं भी एक टैलेंटेड बच्चा होता है, बीएड करता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद वो टीचर बनता है। आज प्राइवेट स्कूलों में देखें
तो कोई क्वालिफाइड नहीं हो सकता कि इतना क्वालिफाइड करके कोई एग्जाम दे के आता है टीचर, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तो कारण मैंने बता दिया कि इसके लिए पूरा हम सब लोग ही दोषी हैं। तो कुछ तो यूँ कह सकते हैं कि ऐसे भी स्कूलें हैं जहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि हमारे एक PM श्री स्कूल है सिंगरौड में, तो वहाँ पर लगभग उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं। तो आपको कोई सी स्कूल में नहीं मिलेंगे ऐसे 1000 बच्चे। तो जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर बच्चे आते भी हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी मैं अब कोई व्यक्ति ये देखे कि मेरे को जनता ने जिता दिया, तो ये थोड़ी है कि भाई मैं बस जनता के प्रति यूँ कह सकते हैं कि उनके प्रति लाचार हो जाऊं, उनके लिए कुछ नहीं करूं। जनता मेरे को जिता दिया तो ये जनता की ड्यूटी है, मेरे को जिता दिया, अब काम करना मेरा धर्म है। अब जनता मेरे पीछे पीछे थोड़ी दौड़ेगी ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये ड्यूटी है मेरी कि मैं उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करूं। और मैं तो ये सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को कौन देख रहा है, तो आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भगवान तो देख रहा है आपको, ईश्वर तो देखता है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये भारत जिस प्रकार मोदी जी ने जो सपना लिया है कि 2047 तक ये भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो ये विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति भारत में जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, यदि उसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा देंगे तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। ठीक ढंग से और ईमानदारी वो ठीक ढंग से ईमानदारी वही होती है, क्योंकि जब तक ईमानदारी शब्द नहीं जोड़ेगा। अब हम बहुत सारे देशों का उदाहरण लेते हैं कि वहाँ के लोग कितनी उस राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, उसके प्रति कितना प्रेम करते हैं। तो हम ये भी ये सोचेंगे तभी है सोच पाएंगे, मतलब तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। सर, क्या आप सीकर जिले को एक नया औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में कुछ सोच रहे हैं? देखिए हमारा ये वहाँ पर क्योंकि सीकर में ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं है जिससे हमारा कोई वहाँ पर उद्योग विकसित हो सकता है, छोटा मोटा उद्योग विकसित हो सकता है। वैसे हमारा नीमका थाना में काफ़ी वहाँ पर मिनरल्स वगैरह निकलते हैं जी। और फिर भी हमारा तो यहाँ पर उद्योग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इस देश को नई राह दे सकते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति वहाँ पर लाए हैं, हमारे वहाँ पर बहुत बड़े स्कूल हैं जो पहले ये कहते थे कि नालंदा तक्षशिला हमारे जो विश्वविद्यालय वहाँ पर 20-25 हज़ार लड़के पढ़ते थे, तो आज हमारे वहाँ पर ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 30-40 हज़ार बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, तो हम देश के लिए एक नए युवा तैयार कर रहे हैं जो इस देश में, इस समाज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी सर, राजस्थान की राजनीति में जातीय समीकरणों की भूमिका कितनी भूमिका है? देखिए, क्योंकि एक राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें जातिवाद तो हावी है ही, ये तो हम इस बात को नकार नहीं सकते। हालांकि क्योंकि हम सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब हम एकजुट होकर काम करें। करते भी हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन जातिवाद कहीं न कहीं हावी हो ही जाती है। तो ये हम कई बार चुनाव में देखते हैं कि साहब ये समाज इधर हो गया, ये समाज इधर हो गया, वो समाज, तो इसका फर्क तो है ही, इसका तो राजनीति में इम्पैक्ट रहता ही है। बिल्कुल इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। सर, विपक्ष का यह कहना कि भाजपा केवल बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर कुछ नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाजपा, मैं सोचता हूँ कि भाजपा वादे नहीं करती, भाजपा तो काम करके दिखाती है जी, वादा करती ही नहीं। क्योंकि हमने कोई वादा नहीं किया था कि हमने वहाँ पर, क्योंकि मैं मेरी बात कर सकता हूँ, तो वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उसी प्रकार से ऊपर भी हमारे काम वैसे ही होते हैं। मोदी जी कभी भी कोई मंच पे आके घोषणा नहीं करते कि हम इस रेलवे, ये हमारी वंदे भारत ट्रेन चला देंगे या इस ये एक्सप्रेस हाईवे बना देंगे, कभी नहीं घोषणा करते। और न हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, न हम करते हैं, तो हम वादा कहाँ से कर रहे हैं? हम तो काम करने के बाद में दिखाते हैं कि हमने ये काम कर दिया, तो हम वादों पे चलते भी नहीं है।
सर, क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों की योजना को नए नाम देकर चलाना उचित राजनीति है? देखिए, मतलब ये जो परंपरा है, हो सकता है कि अच्छी योजनाएं हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, अच्छी योजनाएं चलानी भी चाहिए और चलाते भी हैं। नाम कोई भी हो, लेकिन जनता को फायदा मिलना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। जी सर, विपक्ष का कहना ये है कि भाजपा पर्ची की सरकार है। सेकंड, जैसे बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है भाजपा की सरकार। तो विपक्ष का ये कहना है कि तो पर्ची की सरकार, दूसरा भाजपा के जो डबल इंजन जो बोलते हैं, वो इंजन काम कम और धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और केंद्र में है, तो ये तो आपको स्वाभाविक है कि जहाँ पर डबल सरकार होगी वो काम ज़्यादा करेगी, ये तो तय है। सेंटर में भी रहती तो वहाँ से जितना सपोर्ट, कितना प्रकार का हमें सपोर्ट मिल रहा है राजस्थान में, क्योंकि ये हमारा, मैं अभी जो बता रहा था आपका, यमुना जल समझौता, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र, इन तीनों ने मिलकर हमारे गजेंद्र सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री मिले, हमारी सरकार थी, तभी तो वाह। ये कांग्रेस वाले तो कब के कह रहे हैं कि हम आपको पानी पिला देंगे, 30 साल से वोट ले रहे हैं कि हम आपको पानी पिलाएंगे, तो 30 साल ले लिए, हम तो 5 साल ही तो लिए हैं। अभी हमारा समझौता अभी चुनाव से अभी तो हुआ है, तो हम पानी पिलाएंगे। तो ये हम एक नई दिशा में काम तो कर रहे हैं ना, शुरुआत तो हमारी हुई। तो डबल इंजन की सरकार हमेशा काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रही बात ये कह रहे हैं पर्ची की सरकार, तो चलो मान लेते हैं पर्ची की सरकार, कहा किस बात को लेकर ये पर्ची की सरकार मान रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारी सरकार तो केवल हमारे भजनलाल जी चला तो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो है, उनको तो वहां से, जब तक वहां से आदेश नहीं आते थे ऊपर से, तब तक तो वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो ये आक्षेप उनका गलत है। जी, धन्यवाद गोवर्धन जी, आपने स्पष्ट और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामना देते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं बतंगा न्यूज़ चैनल।